नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार की दुनिया में। हमारे साथ हैं बागीश भैया। आप इनको पहचानते ही होंगे, हमारे चैनल पे भी कई वीडियो इनका पहले से है। आप जैसे हाल ही में आप देख रहे होंगे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, तो इसमें बिहार का चुनाव पे इस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, साथ ही जातिगत जनगणना जो पहले हुई है उससे बिहार के लोगों को क्या फायदा हुआ है, आम जनता को क्या फायदा हुआ है, साथ ही बिहार बदलाव यात्रा जो चलने वाली है उस पर क्या रुख है जन स्वराज का, वो क्यों यात्रा होने वाली है, इन सारे विषयों पे डिटेल जानकारी हम लेंगे बागीश भैया से। तो पर हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल आपने पूछा। उनमें से एक सवाल जो मुझे याद आ रहा है, जो आपने पूछा कि जातिगत जनगणना का बिहार को, देश को क्या लाभ मिला है। दूसरा, आपने बिहार बदलाव यात्रा के बारे में भी चर्चा करी। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा है उससे बिहार के चुनाव पे उसका कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। और लोग बोल रहे हैं कि पलायन हम भी हटा देंगे, जो कि पहले प्रशांत किशोर जी ही बोला करते थे और पूरे दावे के साथ बोला करते थे कि अगर हम आएंगे तो 6 महीने में स्टेट माइग्रेशन बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो अब तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं, लालू यादव भी यही कह रहे हैं, सारी पार्टियां बाकी यही कह रही हैं। तो कांग्रेस भी यही कह रही है, बीजेपी भी यही कह रही है। बात सही है आपकी। आपने ये बहुत, पांचों सवाल जो है वो आपके बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक करके आपके सवाल का जवाब दिया जाए और इसको थोड़ा विस्तार में हम लोग समझेंगे, क्योंकि बिहार बदलाव यात्रा के बारे में बताना तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये जनसुराज इसको करने जा रही है। लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो कोई और किया है, हम लोग सिर्फ उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो कोई भी योजना जो सरकार लेके आती है जिसके तहत किसी का भला हो रहा हो, उससे पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो किसी प्रकार का भी सर्वे हो, जनसुराज, प्रशांत किशोर, उनकी पूरी टीम, पूरा जनसुराज का कार्यकर्ता परिवार, पूरा जनसुराज के पदाधिकारियों का परिवार, यानी आप ये कहिए कि जनसुराज पार्टी के क्या मत हो, या जनसुराज अभियान के से जुड़े हुए साथियों का मत हो, या खुद प्रशांत किशोर हो, कई मंचों से अलग अलग साथियों ने, इंक्लूडिंग प्रशांत किशोर ने, ये बात कही है कि कोई भी ऐसा सर्वे जो हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन देता हो वो होना ही चाहिए। कि जातिगत जनगणना का आपने प्रभाव भी पूछा था। आपने सिर्फ ये नहीं पूछा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कोई भी सर्वे, कोई भी ऐसा कार्य जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता हो, वो तो होना ही चाहिए। जातिगत जनगणना पहली बात तो होनी चाहिए, जो हुआ है बेहतर हुआ है। लेकिन पहले ये बताइए कि अगर हमारे पास कोई रिजल्ट आ गया, हमको ये पता लग गया कि इतनी संख्या में ये लोग हैं, इतनी संख्या में ये लोग हैं, इनकी स्थिति खराब है, इनकी स्थिति थोड़ी ठीक ठाक है, इनकी स्थिति अच्छी है, इस इंफॉर्मेशन का हम कर क्या रहे हैं? कुछ हुआ ही नहीं। मतलब हमको तो ये पूछना होगा ना सरकार से कि आपको पता लग गया कि भैया दलित वर्ग जो है वो इस वक्त सबसे हाशिए पर है, ये सबको पता लग गया। दलित के बाद जो मुसलमान लोग हैं, यानी जो मुस्लिम पक्ष है, वो जो है काफी गरीबी रेखा के नीचे है, उनकी एक बड़ी संख्या जो है वो अभी भी संघर्ष कर रही है जीवन यापन के लिए। यानी सबसे ज्यादा दलित लोग जो हैं गरीबी से प्रभावित हैं, उसके बाद जिनकी हालत सबसे ज्यादा खराब है वो मुसलमानों की है। ये बात तो हमको पता चल गई, ये पहले से भी पता है। किसको नहीं पता है? कौन है ये जो ये कहेगा कि आज से 20 साल पहले दलितों की स्थिति बहुत अच्छी थी? कोई नहीं कह सकता है। ये कोई नया इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो उन 20, 25, 30, 35 सालों में दलितों के लिए किया क्या गया है, ये इंपॉर्टेंट है ना। कि अगर ये आपको पहले भी पता था कि दलितों की स्थिति बहुत खराब है, तो आपने उनके लिए किया क्या, उनकी बेहतरी के लिए क्या किया? या फिर आंकड़े आने के बाद आप हर बार जब ये जनगणना करते हैं, जब इस तरह की बात करते हैं, तो आपका ध्यान आरक्षण की तरफ होता है, और ये बहुत चालाकी से ये लोग करते हैं। आरक्षण होना ही चाहिए, क्योंकि एक तबका जो है वो इतना पीछे छूट गया है, तो उसके लिए आरक्षण होना ही चाहिए। और जब तक वो बराबर नहीं आ जाता है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, तब तक ये इसकी व्यवस्था हो रहनी चाहिए, ये होना ही चाहिए। इसके लिए सब तैयार है और ये चल भी रहा है, आरक्षण है। लेकिन इसका फायदा कितना मिला है? जब 30-35 साल हो गए इस बात को, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, सरकारें नई नई आ रही है, नया योजना आ रहा है, उनके लिए हम कर क्या रहे हैं कि वो बराबर तक अब तक नहीं पहुंचे? उसकी जो मूल की बात है, जो मूल में जो बात है, वही गायब है। जिस भी व्यक्ति को, जो अम्बेडकर जी ने कहा था शिक्षित बनो, सबसे पहले उन्होंने जो बात कहा था वो कहा था शिक्षित बनो। तो जो सबसे पहले जो बात कही थी शिक्षित होने की, वो शिक्षा ही कोर में से गायब है। आरक्षण का लाभ भी उसी को मिल सकता है
जिसने मैट्रिक पास कर लिया हो, जिसने इंटर पास कर लिया, जिसने ग्रेजुएशन पास कर लिया हो। अगर आप शिक्षित ही नहीं हैं तो उस आरक्षण का लाभ आपको कभी मिलेगा ही नहीं। तो आपने आरक्षण दे के शिक्षा गायब कर दिया है। जीवन में कभी दलित जो है वो बराबरी पे नहीं बैठेगा। जनसुराज क्या प्रयास कर रही है? जनसुराज यही प्रयास कर रही है ना कि हम लोग जो भी अपने जीवन में हासिल किए हैं, जो भी शिक्षा बुद्धि हासिल किया है, जो भी नौकरी चाकरी करते थे लोग, वो सब लोग अपना सब कुछ छोड़ के कैसे आए हैं अभी? वो इसी काम के लिए आए हैं कि जो बिहार सबसे पीछे छूट गया है, और उस बिहार में भी जो वर्ग सबसे पीछे छूट गया है, जब तक उन भाइयों को बराबर में नहीं बिठाएंगे, जब से अपने बेहतर अपने आगे नहीं करेंगे, तब तक इस अभियान से पीछे नहीं हटने वाले। और हम सब का, पूरे जनसुराज का यही प्रयास रहेगा। और चूंकि हम उस तबके से नहीं आते हैं तो मेरा बोलने का बहुत अधिकार नहीं बनता है, क्योंकि उनके कष्ट को, उनके जीवन में जो भी कष्ट हो रहा है उसको हम सिर्फ बोल सकते हैं, वो महसूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन पदयात्रा के दौरान एक बात जरूर हुई है कि उनको ज्यादा करीब से देखा है, उनकी आंखों का दर्द देखा है, उनको रोज सुबह शाम खाने के जुगाड़ में लोगों के घर में के आगे हाथ फैलाते हुए देखा है। कई जगह जैसे बरगेनिया जब गए हम लोग, वहां पे जो स्थिति देखी, सीतामढ़ी में एक जगह है, वहां की जो गरीबी देखी, पश्चिमी चंपारण में जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उस समाज को, थारू समाज के लोगों की स्थिति देखी। कई जगह जब बिहार में घूमते घूमते देखा है तो ये महसूस हुआ है कि भाई अगर हमको लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, कि सबको सेक्रीफाइस कर दिया, नौकरी चाकरी छोड़ के जनसुराज अभियान में लगे हुए हैं, उस समय लगता है कि कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, सब हवाबाजी है। अगर आपको सच में कुछ करना है तो तभी माना जाएगा जब वो साथी जिनको हम लोगों ने देखा है कि एक टाइम के खाने के लिए उसने हाथ फैलाया है। कई लोग जहां हम लोग जाते थे तो वो समझते थे कि चुनाव में ये पार्टी की तरफ से आए हैं, तो वो तो कह रहे थे 100 रुपए दीजिए, 200 रुपए दीजिए। अगर वहां पहुंच गए तो कह रहे थे सब लोग झूठे झूठे बोलता है, साड़ी ना पहनाइए, कोई लेडी निकल के बोलती थी। वो आदत लगा दी गई है कि चुनाव के वक्त जब कोई आएगा लीडर, तो आप उसे साड़ी लीजिए, आप उसे दारू लीजिए, आप उसे मुर्गा भात खाइए और तब जाके वोट करिए। और कहीं ना कहीं वो लोग भी राजनीति से बस इतना ही उम्मीद लाए, इतनी ही उम्मीद, एकदम सही बात कहा। इलेक्शन आएगा और कोई नेता आएगा, हमको 500,000 रुपया दे देगा और हम जाके वोट दे देंगे, इतनी ही उम्मीद है उनकी। अब देखिए ये कितना मजाक है, चूंकि वो गरीबी में है तो उनको इसका एहसास नहीं है कि समाज उनका कितना बड़ा मजाक बना रहा है। भाई उनका भी अधिकार उतना ही है, शिक्षित होने का अधिकार किसके पास नहीं है? सबके पास बराबर अधिकार है शिक्षित होने का, पर वो शिक्षा उनसे छीन ली गई है। तो वहां पे आप उनकी स्थिति देखेंगे कि वो इतने मजबूर हैं, उनको जब उन्हें शिक्षा ली ही नहीं तो नौकरी मिल नहीं रही है। बिहार में मजदूरी जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, पलायन करने गए बाहर, उसके लिए भी उनको ट्रेन का टिकट का रेट नहीं है कि वो जाके बाहर काम कर सके, कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी बात, ये तो बात रही आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी उनका दोहन हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। जहां कहीं भी एक समाज रहता है वो उसको हीन भावना से देखता है, तो ना उसको सामाजिक अधिकार दे रहा है, ना उसको आर्थिक रूप से उनको मदद कर रहा है, ना उनको शिक्षित कर रहा है। ये सारा रास्ता खुल जाए। और उसमें भी, उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि उसी समाज का कोई एक लीडर हो जा रहा है तो सबसे पहले उसको लूटना शुरू कर रहा है। अगर सबसे ज्यादा, मतलब मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, इसमें हम जनसुराज और प्रशांत किशोर को नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि जब तक ये ब्राह्मण राजपूत भूमिहार नहीं खड़े होंगे कि हम अपने दलित भाइयों को आगे लेके आएंगे, बराबर में बिठाएंगे, तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी। जब तक दलित साथी इस बात के लिए नहीं खड़े होंगे कि भैया चलो हम लोग मिलके काम करते हैं, मिलके सब एक शिक्षित होते हैं, मिलके, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि कोई उनको दबा भी रहा है तो थोड़े वक्त के लिए अपना किसी तरीके से खून पसीना एक करके और अपने बच्चों को शिक्षित कर दें, इतने भर से सब कुछ बदल जाएगा। और अगर जाति के नेताओं से जात का भला होने वाला होता तो अब तक तो हो गया होता। अब तो हो गया। बिहार में कई दलित नेता हैं, या फिर देखिए ये बात क्यों कही, इसको कंप्लीट करके उस पे आते हैं कि मतलब कोई भी जाति का, अब आपने बात उठाई है, बहुत वाजिब सवाल उठाया है कि अगर किसी जाति के लीडर होने से वो जाति का भला होता तो कब का भला हो चुका होता। लेकिन एकदम इसका उलट है। ये पूरे बिहार में इस तरीके की बात है। अभी चूंकि प्रशांत किशोर कुछ बोल रहे हैं तो लोग मानहानि का मुकदमा ठोक दे रहे हैं, इसलिए हम भी नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि हम तो गरीब आदमी है, मानहानि कोई मुकदमा ठोक देगा तो कैसे होगा। लेकिन फिर भी इतना बात जरूर बात कह सकते हैं कि जिस भी समाज का लीडर है वो जीवन में मर जाएगा, लेकिन उस समाज के किसी दूसरे लीडर को खड़ा होने नहीं देगा। ये पक्की बात है।
अगर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी के परिवार के अलावा बिहार का कोई यादव परिवार का लड़का हिम्मत नहीं है, उसकी मजाल नहीं है जाके कभी मुख्यमंत्री पद का दावेदार बन जाए। जब तक लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का परिवार जिंदा है, लालू यादव परिवार के समाज के कोई भी व्यक्ति कभी ऊपर नहीं आ सकता है। अगर वो आरजेडी के साथ है तो आ सकता है, अन्य दलों के साथ आ सकता है, लेकिन अगर वो आरजेडी के साथ है, जैसे अभी मध्य प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर बने वो यादव समाज से बने, वो बीजेपी से बन सकते हैं, वो कम्युनिस्ट से बन सकते हैं, वो कांग्रेस से बन सकते हैं, वो जनसुराज से बन सकते हैं, लेकिन ये एक मजाल नहीं है कि कभी आरजेडी से, कभी सपा से, जो यादव की ही राजनीति करता हो, जो एक समीकरण बना के चल रहा हो, जो एक वोट बैंक बना के चल रहा हो, वो उस समाज के किसी दूसरे लड़के को आगे कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो जब होगा तो उसके परिवार का हो, काबिल हो, नाकाबिल हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, कोई भी हो, लेकिन उस परिवार के अलावा किसी के पास ये मौका नहीं है। ये सारे समाज के साथ है। चाहे कोई ब्राह्मणों का लीडर बन जाए, वो किसी कभी जीवन में किसी ब्राह्मण लीडर को ऊपर नहीं आने देगा। चाहे वो कोई भूमिहार का लीडर बन जाए, कभी किसी जीवन में कभी किसी भूमिहार लीडर को आगे नहीं आने देगा। मतलब एक बार आप स्थापित हो गए तो अब आपका परिवार होगा, आपकी जाति नहीं रह जाती है। जाति सिर्फ और सिर्फ वोट के दिन वो खुलता है, वोट से 10 दिन पहले खुलता है, वोट के बाद खत्म हो जाता है। जाति का मतलब लोकतंत्र में सिर्फ 10 से 15 दिन का है, जब तक वो चुनावी चर्चा चल रही हो, जब वो वोट हो रहा हो। उसके बाद भैया जो जिस समाज का, जो जिस जाति का है, अगर सबसे पहले वो किसी का शोषण करेगा तो अपनी ही जाति के लोगों का करेगा, कि कहीं गलती से भी उसकी जगह ना बन जाए, अपना पद ना खाली करना पड़े। इसका जीता जाता एग्जाम्पल हम लोगों को बेलागंज में दिखा था। बेलागंज के जो विधायक थे, वो हम नाम नहीं लेंगे, जो इससे पहले जो विधायक थे, लोग वहां बिलागंज में बता रहे थे कि उनके समाज का कोई भी लीडर जिसने कोशिश करी कि चलो पर्चा भरते हैं, चुनाव लड़ते हैं, छोटा पद हो या बड़ा पद हो, उनके समाज का अगर है तो वो धरती पर ही नहीं है। जिसने भी कोशिश करी उसको लगा कि भैया हम तो इनसे ज्यादा काबिल आदमी हैं, हम बेलागंज को ज्यादा भला कर सकते हैं, हम गया का ज्यादा भला कर सकते हैं, चलिए हम ही खड़े होते हैं। उसने सिर्फ कोशिश भर करी है और उनकी लाश ही मिली है, अगले दिन वो आदमी नहीं मिला है। यानी अगर आपने एक बार अपना आधिपत्य जमा लिया, एक बार आप कुर्सी पर बैठ गए और आप किसी समाज के वोट से अगर आए हैं और वो समाज गया, उस दिन से उस समाज का कुछ नहीं हो सकता है। जहां से यही होगा कि कभी वो जाएगा कहीं ब्लॉक ऑफिस में, कहीं होगा तो जाति के नाम पर पैरवी हो जाएगी। ये चलता है, ये आप देखिएगा, ये यही जाति का पूरा समीकरण है कि लोग ये कहते हैं, लोग कभी भी लीडर की भूमिका में नहीं आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि काम मेरा जो है छोटा मोटा, वो हमारे जात का वहां पे बैठा रहेगा अधिकारी, मेरा जात का बैठा रहेगा पॉलिटिशियन, तो मेरा काम हो जाएगा। मैं जात का नहीं होगा तो क्या पता करेगा कि नहीं करेगा, इतना भर का बात होता है। लेकिन जहां उसको लग गया कि अरे बाप रे, जब तक तुम काम कर रहे हो, से काम कराना है, जब तक तुम नीडी हो तब तक तो ठीक है, लेकिन कभी गलती से आंख उठा के मेरे कुर्सी पे मत देख देना, वरना आंख नोच लेंगे। ये वो वाला लीडरशिप है यहाँ पे। जातिगत राजनीति का यही कहानी। तो आपने बहुत सही सवाल उस समय पूछा था कि हम क्या करते हैं, हम एक दिखावा करते हैं। हम दिखावा ये करते हैं कि हमने एक जनगणना किया तो इससे पता लगा कि लगता है कुछ करेगा। तो जो लोग उस तबके से आते हैं, जिनको मालूम है कि पहले भी 30% थे, अभी भी 30% है, 32% हो गए, 33% हो गए होंगे, जो 5% है वो 5% होगा, 5.5% हो गया होगा, जब 4.5% हो गया होगा। जिस समाज की हिस्सेदारी, जिस समाज की संख्या 18% होगी, वो 18% ही होगी, या 19 हो गई होगी या 17 हो गई होगी, यही हुआ होगा। ये बार बार ये जानने से मतलब क्या निकल रहा है? क्योंकि लोगों के आपस में द्वेष फैलाना है। नहीं, मान लीजिए कि आप 18 था, वो 18 रहेगा, द्वेष भी फैल गया। मान लीजिए हमारे बीच में आपस में तालमेल खराब हो गया, हमको लगा कि भाई ये देखिए इनका संख्या बढ़ रहा है, इनका कम हो रहा है, द्वेष भी फैल गया। ये सरकार की तरफ से इसके ऊपर योजना क्या है कि भैया ये जो तबका है जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद इसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, ना राजनीति में कोई हिस्सेदारी है, ना सामाजिक व्यवस्था में कोई हिस्सेदारी है, इस हिस्सेदारी को कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में तो कोई योजना ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बिहार में 18 से 20% के बीच में मुसलमान हैं। मुसलमानों की हिस्सेदारी बिहार की राजनीति में कितनी है, कितना % है?
बहुत कम। तो भैया अगर आपको मालूम चल ही गया है कि 18 से 20% मुसलमान हैं, तो पहला स्टेप तो ये होता है, मतलब आप जब सरकार बनाइएगा तब ना काम होगा। आपको वोट मिलेगा, सरकार बनेगी, योजना बनेगी, समय लगेगा, काम होगा, करना होगा तो आगे काम हो सकता है। लेकिन पहला काम तो ये है, सच्चाई तो वहीं से दिखाई देगी कि अगर आपको पता चल गया है कि इतने इतने संख्या में लोग हैं, तो उन संख्या के हिसाब से उनकी आवाज कहाँ है। अगर उनकी संख्या है, मान लीजिए कि पूरा सारी जातियों का मिला 100% है, तो 100% में से 1% कोई है, 2% कोई है, 5% कोई है, 10% कोई है, 20% कोई है, 30% कोई है। इसका जानकारी आपने हासिल कर लिया, एक जनगणना किया, सर्वे किया, आपने हासिल कर लिया कि भैया ये जानकारी हमको मिल गई। अब ये बताइए कि जो समाज जो सबसे पीछे छूट गया है, उसके लिए आपने योजना बनाई क्या है कि अगर ये जानकारी आपको मिलने के बाद आपने ऐसा क्या करेंगे कि अगले 2 सालों में उनका जीवन सुधर जाएगा, अगले 4-5 सालों में वो और बेहतर स्थिति में होंगे। ऐसा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जनगणना कर करके, नीतीश कुमार, ये तेजस्वी यादव, इस तरीके के राजनीति करने वाले लोग जनगणना करके सिर्फ औकात दिखाते हैं कि तुम हो 18% और तुम्हारी औकात यही है कि मेरा झंडा उठाना पड़ेगा तुमको। तुम कभी मेरे कुर्सी के बगल में मत बैठ जाना, गलती से कुर्सी लगा के, वहां नहीं बैठने देंगे। तुम्हारी औकात दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि जो ऊपर जो लोग बैठे हैं वो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। यही दिखाने का काम करें जो आप पहले सामाजिक द्वेष के बारे में बात कर रहे थे। अरे वो दोहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो बात की बात है, करते भी हैं उनकी सजा भी मिलनी चाहिए, जो नहीं करते हैं उनके जो समर्थन करते हैं, जो इन लोगों का साथ देते हैं, उनकी बड़ाई भी होनी चाहिए। लेकिन इससे कुछ बड़ा प्रभाव नहीं छूटेगा। हमारे आपके अच्छे आदमी हो जाने से, सिर्फ 2 लोग अच्छे हो जाने से कुछ नहीं होगा। पूरा समाज जब तक अच्छा नहीं बनेगा, जब तक वो इस बारे में बराबरी के भाव से नहीं आएगा, और वो तभी आ सकता है जब 2 गो बात आप किसी को बैठा के सिखा रहे हो तो 4 गो आपको भी वो उधर से सिखा रहा है। और ये तभी होगा जब हर वर्ग के बच्चे शिक्षित बनेंगे, ताकि जब हम लोग कुर्सी लगा के यहाँ बैठे और मेरे मन में जातिगत दुर्भावना भी हो किसी को लेके, और मैं 2 बात यहाँ पे रख रहा हूँ और 4 बात मुझे वहां से भी सुनने को मिल रही है जिससे मेरा जीवन बदल रहा है, ये सब मिथक खत्म हो जाएगा। शिक्षा वो हथियार है, तो एक बार किसी के हाथ लग गया, जिसको मालूम चल गया कि इसका क्या महत्व है, फिर सब कुछ बराबर हो जाएगा। लेकिन आप जाके देखेंगे जो भी इस तरीके की राजनीति करते हैं, वो सबसे पहले वहां से शिक्षा गायब करते हैं। आपने आरजेडी के वक्त में शिक्षा के प्रति जो लोगों का रुझान था वो देखा ही होगा कि जब लोग चीटिंग कर रहे थे, चीटिंग करके पास कर रहे थे, तो सरकार पूरा उसका समर्थन कर रही थी, और जो व्यक्ति जो डीएम वहां पे चीटिंग कराने से इनकार कर रहा था, उसका ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा था बाद में, तुम हटो यहां से। जब विधानसभा में या कई महत्वपूर्ण जगह पे जब पूछा जाता था कि आपके यहाँ बहुत चीटिंग का मामला चल रहा है, बच्चे क्या सीखेंगे, फिर कैसे आप उनको नौकरी दीजिएगा जब आपको मालूम ही नहीं चल पाएगा कौन बच्चा काबिल है नहीं काबिल है। तो वो कहते हैं वहां से कि चीटिंग करने के लिए भी दिमाग होना चाहिए, बिना दिमाग के ही चीटिंग होगा, ऐसा तथ्य दे रहे हैं। वो जो बचकानी बातें जो एक स्कूल के सबसे पिछला बेंच पर बैठ के जो बच्चे करते हैं, वो बात ये विधानमंडल में बैठ के कर दे रहे हैं, वो बात वो कहीं सार्वजनिक मंच से कर दे रहे हैं, और लोग हंस दे रहे हैं, उनको चुटकुला जैसा महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है वाह लीडर मेरा तो हंसा रहा है, मजा आ रहा है, और उससे उनका काम हो रहा है। यही सबसे हम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा। हमें ये बात तय बात है कि अगर आपने जनगणना करी है तो जो लोगों का अधिकार है, और जब आपको पता चल गया है तो आपको एक दिन भी चैन से नहीं बैठना चाहिए था। अगर आपके मन में सच में इस जनगणना के बाद आपको ये लग रहा था कि इसमें कुछ हमको करना चाहिए, तो एक दिन भी आप चैन से नहीं बैठते, अगले दिन से आप ये कार्य योजना पे लग जाते कि भैया हमको दलित की स्थिति सुधारनी है, दुनिया में कहीं सुधरे ना सुधरे। अगर मैंने बिहार में जनगणना कराई है, बिहार में मुझे पता चल गया कि भैया ये समाज सबसे हाशिए पर है, तो इनके लिए कल से मुझे काम करना है, कल से हमको इनको बराबरी में लाने के लिए काम करना है, चाहे वो मुसलमानों के लिए करना हो चाहे दलितों के लिए करना हो, लेकिन वो नहीं होगा। जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो आगाए बगाए कुछ भी बोल रहे हैं, तो इस पे क्या कहना है? प्रवक्ता है अपनी पार्टी के तो बोलेंगे ही, और ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रशांत जी को बहुत क्लोजली देखा है। ये वो लोग हैं जो कल भी प्रवक्ता ही थे, आज भी प्रवक्ता ही हैं, और आगे भी आने वाले दिनों में प्रवक्ता ही रहेंगे। उन्होंने
जेडीयू में लंबे वक्त तक काम करने के बावजूद प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 होते हुए देखा है। उन्होंने देखा है कि कैसे नीतीश कुमार प्रशांत किशोर एक घर में ही रहने लग गए हैं, क्योंकि ये लोग वो हैं जिनको नीतीश कुमार 6 घंटा कह रहे हैं बैठने के लिए तो ये गेट के बाहर ही बैठेंगे, जब उनको मन होगा तब मिलेंगे। तो वो जो जगह प्रशांत किशोर ने अपने लिए बनाई थी, उस जगह को इन लोगों ने वो अच्छे से और बहुत करीब से महसूस किया है। तो अब जब प्रशांत किशोर पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो एक ये वो पार्टी है जिसके 40 से 50 विधायक हैं और मुख्यमंत्री इनकी पार्टी का बैठा हुआ है। अब इनको अगला जो रिजल्ट है वो पहले से पता चल चुका है कि वो जो 50 पे आए हैं वो अब शायद से मतलब जो सीट जो 40 से 50 के बीच में उनकी दुनिया घूम रही है, बावजूद उसके मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो उनको खिसकता हुआ दिख रहा है। उनको दिख रहा है कि कैसे चिराग पासवान उनकी पार्टी को खत्म करने के पीछे पड़े हुए हैं। उनको ये बात दिख रही है कि कैसे बीजेपी बस मजे ले रही है ताकि आप बस किसी तरीके से ये अक्टूबर तक, नवंबर तक, जब तक चुनाव नहीं आते तब तक आप टिके रहें। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये प्रवक्ता जो है, इनकी नौकरी का क्या होगा? ये प्रवक्ता तभी होता है ना जब उस पार्टी का कुछ चल रहा हो, वही बात करेगा। अब जदयू तो बचने वाली है नहीं, 4-5 महीने बचे इनके आखिरी के, तो जितना बोलना है वो इसी बीच में बोल लेना है, क्योंकि 5 महीने के बाद कोई मौका ही नहीं है। 5 महीने बाद देखिएगा जितने प्रवक्ता आपको दिख रहे हैं ये किसी ना किसी दूसरे दल की तरफ से ही बोल रहे होंगे। ये दल तो बचेगा नहीं, या तो बोल रहे होंगे या हमेशा के लिए साइलेंट हो जाएंगे, ये म्यूटी हो जाएंगे, और नहीं तो फिर बोलेंगे भी तो आप पीछे में कोई और झंडा देखेंगे, तीर छाप तो नहीं दिखेगा आपको। ये वही टाइप के लोग हैं। तो ये आखिरी दिन इनका चल रहा है, समय चल रहा है, तो थोड़े बौखलाए हुए हैं। और इनकी आपत्ति हमेशा इस बात पे रहती है कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आ रहा है। इनकी आपत्ति हमेशा, और ज्यादातर दलों की जो बिहार में राजनीतिक परिवेश में है, वो उनका जो सवाल है वो यही है कि पैसा कहां से आ रहा है। तो इन्होंने इतनी बार ये पूछ लिया है कि कई बार आम जनता के मन में भी आ गया है कि प्रशांत किशोर पैसा कहां से आ रहा है। तो शुरुआत में हम लोग पदयात्रा कर रहे थे तो जब ज्यादातर लोग सबसे पहले यही पूछते थे कि प्रशांत किशोर पैसा कहां से आ रहा है। अब ये लोग जो है, जनता जब उलट के पूछना शुरू की है कि प्रशांत किशोर के पास तो पैसा आ रहा है, पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास पैसा कहां से आ रहा है। ये तेजस्वी यादव के पास पैसा कहां से आता है, ये नीतीश कुमार की पार्टी के पास पैसा कहां से आता है। क्योंकि प्रशांत किशोर ने कई बार इस बात को कहा है कि भैया तुम आधे राज्य के मुख्यमंत्री हो, मतलब आधा सीट जो है, आधा भी नहीं है, 85 को है। मुख्यमंत्री तो पूरे राज्य के हैं, लेकिन इनको आधा से कम लोगों ने वोट दिया है। 16% 17% इनको वोट आया है पूरे बिहार से, और उसमें ये कह रहे हैं कि हम बिहार के प्रशासक हैं। इसको मान लिया गया क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री है। अब कोई पूछे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है तो हम लोग ये कहना होगा कि नीतीश कुमार जी हैं। अब एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं ये, वो भी सबको मालूम है कि जब ये हाशिए पर चले गए थे तो किससे मदद मांगे थे, किसने इनकी मदद की थी, क्यों प्रशांत किशोर को उन्होंने अपने घर में जगह दी थी, ये उस नीरज कुमार को ही पता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देख रहे थे, उसी पार्टी के प्रवक्ता है, पता नहीं होगा कि कैसे वो आदमी गुजरात में मोदी जी कैंपेन चलाया और कैसे यहाँ मांझी जी मुख्यमंत्री थे, और मांझी जी के रीजन में इन सब लोगों का क्या हालत था इनको पता ही होगा। मांझी जी छोड़ने के तैयार नहीं थे और नीतीश कुमार बनने का कोई अवसर नहीं देख पा रहे थे। वैसे स्थिति में प्रशांत किशोर आते हैं और कहते हैं कि आपने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, तो हमारा ये मानना है कि एक और बार उसी ताकत से साथ काम किया जाए, और 7 निश्चय का कार्यक्रम बनवाया। प्रशांत किशोर का मकसद सिर्फ जेडीयू को जीत दिलाना नहीं था, बल्कि जेडीयू जीत के आती है तो बिहार का बदलाव कैसे हो उसके लिए 7 निश्चय बनवाया था, जिसमें उस समय भी बात शिक्षा की ही थी कि जो भी व्यक्ति शिक्षा के लिए कहीं जाना चाहता है उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाए, उसको शिक्षा के लिए लोन दिया जाए। अब जब शिक्षा पूरी कर ले उसके बाद आप उससे ब्याज वसूल लीजिए। इसकी पूरी व्यवस्था करने के लिए प्रशांत किशोर तत्पर थे। कई ऐसी योजनाएं थी जिससे बिहार का भला होने वाला था। तो नीतीश कुमार जी उसके बाद बने तो वो करप्शन की भेंट चढ़ गया। ये क्या नीरज कुमार को नहीं पता है? नहीं पता है कि हर अधिकारी कैसे घूस वसूल रहा है इस वक्त। उनको नहीं पता है कि जैसे लालू प्रसाद यादव के जमाने में अपराधियों का जंगल राज था, वैसे इनके जमाने में अधिकारियों का जंगल राज है। गाय बगाए आप देखते नहीं कैसे स्कॉर्पियो में से नोट का भंडार मिलता है, किसी घर में से नोट का भंडार मिलता है। एक छोटा सा कर्मचारी होता है, उसके घर में जब खुदाई होती है तो करोड़ों की अरबों की संपत्ति निकल जाती है।
तो इनको ये पता नहीं है, इनके ऐसा थोड़ी है कि इनके आंख के सामने नहीं हो रहा है। ये पार्टी चल कैसे रही है, अगर ये ना हो, अगर इनके अधिकारी ना लूट रहे हो, अगर इनके टेंडर में घोटाले ना हो रहे हो, इनकी पार्टी एक दिन भी चलेगी? नहीं चलेगी। इनकी पार्टी चल ही उसी से रही है कि बालू माफिया से, शराब माफिया से, घोटालेबाज से। इनकी सारी जो इनकी व्यवस्था है, हर आदमी जो टिकट खरीद के चुनाव लड़ने जा रहा है, वो अपने घर से पैसा लेके आ रहा है कि इन्हीं जनता का खून चूसा है, इन्हीं को लूटा है, वहीं से उससे टिकट खरीद के जा रहा है और टिकट बेच रहा है। और ये ऐसा तो है नहीं कि किसी को पता नहीं है कि टिकट बिकता है। तो जो आदमी 5-10 करोड़ 20 करोड़ में टिकट जाके खरीद रहा है, वो जब तक बिहार का 100-200 करोड़ लूटेगा नहीं, तो मानेगा वो नहीं मानेगा। तो ये किसको सिखा रहे हैं, किसको ज्ञान दे रहे हैं? इनको मालूम है। और ये बात देखिए, इनको एक बात से और ऐतराज है कि प्रशांत किशोर ने 21,000 रुपए कहा है कि जो भी आवेदन करेगा उसको 21,000 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके वो प्रत्याशी बनेगा, जनसुराज का संभावित प्रत्याशी। और 21,000 देके आप एक फॉर्म भरेंगे, आप वहां के संभावित प्रत्याशी होंगे और फिर जमीन पर जाएंगे तो आपके जैसे और भी लोगों ने जो आवेदन किया होगा, आपका उनके साथ कंपटीशन होगा। आप भी जाके घर घर जनसुराज पहुंचाएंगे, आप भी घर घर जाके लोगों से अपील करेंगे, अपने लिए वोट मांगेंगे। और जो 10-15-20 आदमी में जो सबसे बेहतर उम्मीदवार होगा, यानी जनता से हम लोग जाके सर्वे कराएंगे और सर्वे में जो सबसे बेहतर उम्मीदवार होगा उसको टिकट मिलेगा। तो इनकी आपत्ति ये थी कि 21,000 रुपए देखो लूट के रख रहा है। कौन है इस पार्टी में, पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में कौन सा ऐसा दल है जो 21,000 रुपए के आवेदन पे किसी को टिकट दे देता हो? ऐसा कहीं आपने सुना है? कोई नहीं। ये लोग तो नौकरी के बदले जमीन लेने वाले लोग हैं। नौकरी के बदले जमीन लेने वाले लोग हैं। तो नीरज कुमार हमेशा ये कह रहे हैं, बार बार आते हैं तो कहते हैं कि 21,000 रुपए प्रशांत किशोर आवेदन का ले रहा है। आप ये बताइए कि आपने कब आखिरी बार किसी को टिकट दिया होगा जिससे आपने 21 करोड़ रुपए नहीं लिया होगा, 21 लाख रुपए नहीं लिया होगा? ये आवेदन कर रहा है तो सबको मालूम है कि कितना रुपए लिया गया, सबको मालूम है कि सबको 21,000 रुपए देना है और इससे आवेदन भरना है और इसके बाद जाके जमीन पर काम करना है। और वो पैसा भी सोच समझ के वो अमाउंट बनाया गया है, किसी पे बहुत बर्डन भी ना पड़े और किसी को भी ऐसा भी ना लगे कि भैया हमारा कुछ लगाई कहाँ है, क्या मेहनत किया जाए। तो गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए 21,000 रुपए जब वो लगा देगा तो उसके दिमाग में होगा कि भैया हमको घर घर जाके अपनी बात पहुंचानी है और किसी तरीके से उम्मीदवारी हासिल करनी है ताकि हम समाज की बेहतरी के लिए काम कर सकें। और आप लोग जो टिकट बैठते हैं वो सिर्फ आप लोग ही डिसाइड कर पाते हैं, उसमें जनता का कोई सरोकार नहीं है। 10-15-20 लोग होंगे, आपस में बैठेंगे, उनके बीच में तय हो जाएगा कि किसको कहां से टिकट मिलेगा। तो सबसे ज्यादा माल दे रहा होगा उसको आप टिकट दे देंगे और फिर जाके वो माल छापता रहे 5 साल के लिए, उसको छूट है। तो ये काम जो है ये पार्टियां करती हैं। और जब इनकी बौखलाहट और कुछ नहीं है, इनकी बौखलाहट बस इतनी है कि बहुत कम समय में इनकी सरकार जो है यहाँ से जा रही। जदयू का नामो निशान हमको लगता है कि यहाँ मिलेगा और जदयू जब जाएगी यहाँ से तो उनका संगठन भी आपको नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि जदयू के मुख्यमंत्री यहाँ चले गए तो उनका संगठन जमीन पर रहेगा। आप देखिएगा जनसुराज के आने के बाद जेडीयू का पूरे तरीके से बिहार से सफाया हो जाएगा। एक भी गांव में, एक भी ब्लॉक में, एक भी पंचायत में इनका कोई संगठन आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि नीतीश कुमार से लोग पूरी तरीके से उब चुके हैं और ऐसे प्रवक्ताओं से तो और भी ज्यादा उब चुके हैं जो और खराब कर रहा है। सबको मालूम है कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ जनसुराज अपने अभियान को चला रही है। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि भैया अगर सब कुछ तुम खोल के बता ही दोगे तब तो पोलवे खुल जाएगा हम लोग का। इसी डर की वजह से इनका लेकिन बोलते बहुत अच्छा है, बहुत आक्रामक भाषा बोलते हैं। प्रवक्ता के तौर पे मुझे ठीक लगते हैं ये नीरज कुमार जी, क्योंकि जब भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि नोच लेंगे। बात करते करते आप इनको सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि बात अगर इनकी बात से आप असहमत हुए तो दांते काट लेंगे। तो इनका अपना अंदाज है, अच्छा बोलते हैं। और जब भी इनका इंटरव्यू होता है आप देखिएगा ज्यादातर वक्त जो है तंज की भाषा बोलते हैं और गुस्से में ही रहते हैं। और ये भी कई बार जो है इस बात से ऐतराज करते हैं कि प्रशांत किशोर गुस्से में क्यों है। अरे भाई तुम लूट के खा रहे हो तो प्रशांत किशोर गुस्से में नहीं रहेगा। जिसको प्रशांत किशोर को ये जाके समझाना पड़ रहा है बिहार में कि शिक्षा जरूरी है, इतने सालों में लोग ये ना समझ पाए कि शिक्षा का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आदमी गुस्सा भी नहीं करेगा।
और तुम लोग जाके पूरा बिहार का लूट के खा के उसका खैनी का पुड़िया बना के मुंह में ठूस रहे हो तो सब ठीक है। अब वो प्रशांत किशोर जाके गांव जाके ये बताए कि शिक्षा जरूरी है, रोजगार होना चाहिए, पलायन रुक जाना चाहिए, तो वह बात गलत है। और अब सब उसी लाइन पे चल रहे हैं। आप देखिएगा ये जो 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 अभी 2 बार इन्होंने बनाया है, अब तीसरी बार आप देखिएगा वो फिर से वैसा ही कुछ होगा कि प्रशांत किशोर 1, प्रशांत किशोर 2, प्रशांत किशोर 3। मतलब जो तेजस्वी यादव है वो भी प्रशांत किशोर की योजना पे काम करेंगे, कांग्रेस जो है वो भी प्रशांत किशोर की योजना पे काम करेगी, बीजेपी प्रशांत किशोर की योजना पे काम करेगी और जेडीयू भी प्रशांत किशोर की योजना पे ही काम करेगी। जितना भी दल बिहार में है उसको इस वक्त 1-2 लाइन से वो बाहर जा ही नहीं सकते हैं, जिसमें पहले नाम है शिक्षा, दूसरा नाम है पलायन। ये 2 शब्द ऐसे हैं जो इनके ऊपर इतना भारी पड़ चुका है, जनता इतना ज्यादा जागरूक हो गई है कि ये 2 ही वर्ड इनके सर्वनाश के लिए काफी है, क्योंकि पूरे बिहार के लोगों को पता है। बिहार के लोगों को तो पलायन और शिक्षा ये सब सुन के, नेताओं के खासकर मुंह से सुन के नया सा कुछ लग रहा है कि अरे ये नेताजी हमारे क्या बोल रहे हैं, पलायन हटा देंगे। हाँ। ये तो पहले जात पे लड़ाने वाले बात करते पर थे, ज्यादा तक ये कर भी नहीं पा रहे हैं। जैसे अभी देखिएगा इन्होंने शिक्षा की बात बीच में की, पर ज्यादा दिन तक नहीं कर पाए। फिर कुछ दिन बाद आपने क्या लबनी उठा लिए, कहे कि सारे पासी समाज के लोगों का दर्द हम समझ रहे हैं, हमारा सरकार आएगा तो आपको बहुत राहत देगा। और फिर राहत कैसा कह रहे हैं कि जो भी ताड़ी से जो टैक्स वसूला जाएगा उससे बिहार की तरक्की में लगाया जाएगा। अब बताइए, ताड़ी जो बेचने वाले हैं उस समाज से सबसे पहले तो निहोरा करने गए, अब फिर बाद में कह रहे हैं कि उस पर टैक्स लगा के उससे वो टैक्स जो होगा, अब ये देखिए उससे ही कमाने के फेरे में लग गए। जो ताड़ी बेचारा बेचने वाला आदमी है, पहले तो उसी से कमाने के फेरा में लग गए और फिर उससे वो बिहार का तरक्की करेंगे। और तेजस्वी तरक्की करेंगे तो किसके अकाउंट में पैसा जाएगा? राबड़ी देवी के, लालू यादव के, तेजप्रताप यादव के, मीसा भारती के। 2-4 को मंत्रालय तेजप्रताप यादव लेके बैठेंगे, 2-4 को मंत्रालय खुद लेके बैठेंगे, परिवार में ही बटेगा। तो एक सबको पता है, बाकी जो मंत्रालय जो किसी काम के नहीं हो बाकी लोगों में बट जाएगा, और जो भी काम के मंत्रालय हैं दोनों भाई जो है आपस में वो बांटेंगे, रोज के वो रील बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, गमछा बांधेंगे। एक भाई थोड़ा गंभीर बात करेगा, दूसरा भाई मजाकिया बात करेगा। पिता ही थे वो दोनों बात कर लेते थे। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है वो घर में ही लेके रख लेंगे। तो ये पूरे बिहार के लोगों को ये पता है और इसीलिए वो लाइन क्लियर हो गई है। तो ज्यादा दिन तक नहीं कर पा रहा है, जैसे मन उजड़ा जा रहा है, शिक्षा रोजगार 2-4 बार किए थे तेजस्वी यादव, फिर मन उजड़ा गया, फिर जाति की बात नहीं हो रही है। फिर उन्होंने उठाया कि पासी समाज का। अरे प्रशांत किशोर कह रहा है भैया कि पूरा शराबबंदी ही ढकोसला है, सबसे पहले आने के 1 घंटे बाद शराबबंदी खत्म किया जाएगा। तो क्या पासी समाज, क्या दलित समाज, क्या ब्राह्मण समाज, भूमिहार समाज, क्या फॉरवर्ड, क्या बैकवर्ड, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, शराबबंदी 0। शराबबंदी बिहार में रहेगी ही नहीं। ना शराबबंदी के घोटाले से किसी का घर भरेगा और ना शराबबंदी के कारण किसी के पति को आप जेल में झूठे केसों में फंसा देंगे ताकि उसका औरत जो है कल से रोड पे आ जाए, भीख मांगने की नौबत आ जाए। बिहार में गरीब औरतों का इससे बड़ा शोषण कभी नहीं हुआ था जब से शराबबंदी आई है। कोई भी बड़ा आदमी अगर आप शराब पीते हुए पकड़ लेंगे और मेरे पास रुपए हैं तो मारेंगे मुंह पे रुपया और तुरंत बाहर निकल जाएंगे। रुपए भी मारेंगे, 2 लाख भी मारेंगे और निकल जाएंगे बाहर। लेकिन वही एक गरीब आदमी जो शराब नहीं भी बेच रहा हो, नहीं भी पी रहा हो, तब भी आप मेरे नाम पे उसको जेल में ठूस देंगे, क्योंकि आपको तो रिकॉर्ड दिखाना है, आपको तो किसी ना किसी को लूटना है। तो झूठे केस में भी फंसा सकते हैं, या मान लिया केस सच्चा भी है और आपने एक कमाने वाले को अंदर जेल में डाल दिया क्योंकि वो शराब पी रहा था, उससे वो 3 वो लोग सफर कर रहे हैं जो उनके घर में, परिवार में, जिनकी रोजी रोटी से उनका घर द्वार चल रहा था। आपने उसको अंदर जेल में ठूस दिया और 4-5-6 महीने तक बेचारा बाहर नहीं निकल पा रहा है, इधर उसका परिवार आगे भीख मांगने की नौबत पे आ गया है। और जो थोड़ा जमीन था भी 1-2 कट्ठा वो भी बेच गया, केस लड़ने में, वकील कराने और केस कराने में, वो भी जमीन जो था वो भी बेच दिया। ना खेती बची है, ना कहानी बची है। औरत तो इस बार मतलब वो झाड़ू उठा के पिटाई शुरू करेगी। ये सब नीरज कुमार का जो है, आप देखिए ना, ये जो लगता है ना घबक लेंगे, सब दांत झाड़ देती है। अब की बार आने दीजिए उन लोगों को। जैसे ही ये शराबबंदी की बात जब महिलाएं सुन रही हैं तो खून खौल जा रहा है। अभी तक वो महिलाएं कई बार जो है जो शराबबंदी का पक्ष ले रही हैं, जो शहरों में है, जिनके घर में कोई पीने वाला नहीं है और जो बहुत ज्यादा इस न्यूज से प्रभावित नहीं है, जो जमीन पे जाके महिलाओं का दर्द नहीं समझ रही हैं, वो कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं।
हम लोगों ने भी कई महिलाओं से बात की, जैसे मेरे भी घर में जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा नहीं शराबबंदी नहीं चालू होना चाहिए, शराबबंदी बेकार है, ये शराब लोग पियेंगे फिर वही हरकत करेंगे, क्राइम होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। अरे भैया शराब बंद कहाँ है, पीने वाला रोज पी रहा है, बल्कि सही नहीं पीने की वजह से महंगी शराब पी रहा है। शराबबंदी की वजह से तो और क्राइम रेशियो बढ़ गया है, घटा कहाँ। भाई कोई भी चीज तभी बंद हो सकती है ना जब पूरे देश में एक साथ बंद हो, ताकि कहीं से कहीं जा ना पाए, कहीं से कहीं आ ना पाए, पूरा देश मिलके उस अभियान में कोई कानून में के पीछे लगे तो समझ में भी आता है। मतलब 2 राज्य जो हैं जो मुझे पता है, गुजरात और बिहार, जहां पे इस वक्त शराबबंदी है और दोनों जगह लोग शराब पी रहे हैं। तो गुजरात की शराबबंदी अलग मेरा है। कई दोस्त जो है वो बिना शराब पिए कॉल ही नहीं करता है, गुजरात रहता है। और जो लोग यहाँ पे बिहार में शराब, अरे भैया जहाँ पे शराबबंदी है वहीं बंद नहीं है। तो आपके पास एग्जाम्पल है, इससे आपका बिहार का पूरा बजट खत्म हो रहा है, इससे आपकी सारी तरक्की रुकी हुई है, टैक्स भी नहीं मिल रहा है, जहरीली शराब से लोग मर भी रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं, जेल में भी जा रहे हैं। मतलब एक शराबबंदी की वजह से। और दूसरी बात, नीतीश कुमार जिस बात के लिए जाने जाते थे वो था इनका कुशल प्रशासन। एक कुशल प्रशासक के तौर पर जाने जाते थे, जिसमें इनका प्रशासन व्यवस्था जो थी वो टाइट रहा करती थी, लोग के अपहरण बंद हुए थे, लोग कुछ क्राइम बंद हुआ था। आप देखिए फिर से वही जंगल राज आ गया, क्योंकि इन्होंने सारे पुलिस को, सारा इनका पुलिस सिस्टम चाहे कोई किसी विभाग का हो, वो शराबी पकड़ रहा है। उसको मालूम है कि माल यहीं से मिलने वाला है, वो दिन रात शराबी पकड़ने में लगा हुआ है, चोर पकड़ना ही छोड़ दिया। अरे कोई केस रजिस्टर करके दिखाइए और कोई काम हो जाए आपका, वो गया अब सब। अभी तुरंत बोलिए कि शराब के बारे में पता चला है यहाँ पे एक ट्रक शराब है, तुरंत पुलिस जो है अपना पैंट पहना नहीं पहना वो दौड़ भाग जाएगा, वहां पे जाएगा पकड़ लेगा। लेकिन वहां पे अगर वही आदमी, अगर कोई अपना कोई महिला जो है वो उत्पीड़न का केस दर्ज कराने जाए, कोई आदमी अपने चोरी का केस दर्ज कराने जाए, जल्दी नहीं करेंगे लोग। पूरा प्रशासन व्यवस्था को इन्होंने शराब के पीछे लगवा दिया, तो फिर से काम शुरू हो गया। तो ये मतलब बहुत गंभीर बात है। एक शराबबंदी कितना ज्यादा नुकसान कर रही है इस बिहार का, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से नहीं लगाया सकता है कि शराब बंद है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि पूरी व्यवस्था ही खराब कर दी आप लोगों ने। और कोई पुलिस ये जो मतलब आप किसी प्रशासन के लोगों से बात करो, चाह ही नहीं रहा है कि शराबबंदी कभी भी खत्म हो। वो चाहता है कि यही हम पकड़ते छोड़ते रह जाएं जीवन भर, उसे अलग ही आपने कर रखा है। अब महिलाओं का इससे बड़ा शोषण तो कभी नहीं हुआ होगा जब से शराबबंदी हुई है। सबसे शोषित आप महसूस करने वाली महिलाएं इसी वक्त में है बिहार में, जब शराबबंदी जब से हुई है तब से बिहार की सारी महिलाएं अपने आप को शोषित महसूस कर रही हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि भैया इस कानून का क्या करें। जिनको लगता था कि भैया शराब बंद हो जाएगी तो हमारे घर में खुशहाली आ जाएगी, वो आदमी तो अब घर बुला के दारू पी ले रहा है। जो पहले एक बार के डरता भी था कि चलिए बाहर से अब जा रहे हैं घर में, अब हमको बीबी डांटेगी, चुपचाप जाके कहीं कोने में सो जाते हैं, अब वो बात ही नहीं है। अब तो आप फोन करिए घर जाके, कोई स्कूटी से कोई मोटरसाइकिल से आपको घर जाके दारू दे जा रहा है, तो बात ही खत्म हो गई। अब तो वो डर भय भी खत्म हो गया। तो शराब आप पी ही रहे हैं और रात भर वो लेडी सो नहीं रही है कि पता नहीं सुबह यार में उठेगा कि नहीं उठेगा, क्योंकि रोज अखबार में पढ़ रही है जहरीली शराब से 50 की मौत, जहरीली शराब से 30 की मौत। तो जो औरत जो पहले एक बार शराब पी जाता था तो वो इसी बात से डरती थी कि भैया ये कुछ गलत ना कर दे, बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ तक तो ठीक बात थी, मर्द भी डर रहा था। अब तो उसको पता ही नहीं है कि सुबह उठेगा कि नहीं उठेगा, क्या पता जहरीली शराब उसकी जान ले ले। तो वो सारा जो कांड जो पहले हुआ करता है शराब पीने से, वो अभी भी हो रहा है, उल्टा महंगा हो रहा है। आपको पता भी नहीं है वो किस तरीके के कौन सा चीज आप इंटेक कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जो हमारे हैं वो एकदम बेशर्मी के साथ कई बार किसी मन से कह देते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। अरे भाई वो बिहार के लोग हैं, आपकी जनता है। अगर आपको कानून बनाना है तो गांधी जी की उस बात पे भी बनाइए जिसमें वो कहते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। बनाइए कि जो नॉनवेज खाएगा वो मरेगा। नॉनवेज खाने वाले को रोज फांसी पे चढ़ाइए, रोज गोली मारवाइए, रोज सब पुलिस को लगाइए कौन मुर्गा खा रहा है, कौन मछली खा रहा है, रोज पकड़िए उसको। आप एकदम व्यवस्था में कई बार आप लोगों को, प्रशांत जी हमेशा कहते हैं जो गांधी जी कहा करते थे कि लोगों को आप जागरूक करिए, उसको कानून बना के उसको आप दबाने की कोशिश मत करिए। उसका रिपरकशन ये होगा कि और ज्यादा करना शुरू कर देगा। कल तक जब तक लोग शराब पी रहे थे, कोई बच्चा बिहार का, अब जितना मुझे याद है, नशे में नहीं था। जितना मुझे याद है कि बहुत बिगड़ा होगा तो कोई सिगरेट पी लिया होगा। लेकिन जब से ये शराबबंदी हुई है, हर गली मोहल्ले का बच्चा कोई स्मैक पी रहा है, कोई गांजा फूंक रहा है, कोई
अब कोई अलग अलग नशा कर रहा है, जब आप नहीं भी जानते होइएगा वो भी नशा कर रहा है। शराबबंदी के वजह से वो बच्चे जो कभी नशे में थे भी नहीं, वो भी सूखा नशा की चपेट में आ गए हैं। उनको भी पता चल गया कि 50 रुपया, 30 रुपया, 20 रुपया में ऐसी चीज मिलती है जिससे हम नशे में आ सकते हैं, तो वो उसने वो शुरू कर दिया है। जैसे प्रशांत जी हमेशा कहते हैं कि उड़ता पंजाब होगा तब होगा, इस वक्त उड़ता बिहार है जो हर किसी को दिख रहा है, तो कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। कौन सा गली मोहल्ला में परिवार रह रहा है जो इस बात को कह सकता है कि उसका बच्चा इस पर नशा नहीं कर रहा है? हर आदमी, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर माँ, हर पिता इस बात को लेकर चिंतित है जिसका बच्चा अभी तक नशे में नहीं पड़ा है कि क्या पता कल परसों से वो सूखा नशा शुरू कर दे। और ज्यादातर बच्चों ने शुरू कर दिया है। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? एक शराबबंदी ने कितना डैमेज किया है बिहार का, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बस कैसे जैसे तैसे इसको जल्दी से समाप्त किया जाए, इसको रेगुलेट किया जाए, इसके टैक्स के पैसे को बिहार में शिक्षा पर लगाया जाए, और इससे जो पर्यटन जो हमारा इतने साल से रुका हुआ है उसको बढ़ावा दिया जाए, और इसके ऊपर जो कानून है वो सख्त बनाया जाए कि कोई इस तरीके की घटना करता है तो उसके ऊपर क्या, और इसको मॉनिटर अच्छे से किया जाए कि कोई ड्राइव ना कर रहा हो पीने के बाद। आप उसको जो तरीका है उसी के अंदर लेके आइए। आप सब कुछ इधर उधर बिना तैयारी के बंद कर दिया आपने, और फिर बाद में सिर्फ आदमी को जेल में बंद किए जा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो आप नीरज कुमार जी की बात कर रहे थे, ये उनके बात पे ये लंबा आंसर हो गया, लेकिन उनकी बात हमेशा कुछ में आती है। और आप देखिए फनी आदमी है थोड़े, जब भी आते हैं टीवी पे बैठते हैं प्रवक्ता के तौर पे, तो आपको मजा, हमको मतलब अपनी पर्सनल बात करें तो हमको बहुत मजा आता है जब भी बैठते हैं। ऐसा लगता है कि बस तुरंत दांत काट लेंगे, बहुत मजा आता है उनको सुनने में। और हमेशा बेतुकी ही बात करते हैं तो और मजा आता है सुनने में। और ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हो, 4-5 पन्ना लेके आते हैं कि ये देखिए, रोज 4-5 पन्ना दिखाएंगे और 5 में बकवास लिखा होगा जो पता नहीं किसे लिखवा के ले आते हैं, लेकिन बोलते बहुत बढ़िया है और मतलब फनी आदमी है। जिससे भी आप बात करिए, जैसे वो होता है ना, कई लोग जो मंच आप टीवी पे होते हैं, जब कोई आता था पहले कोई कॉमेडी करने वाला व्यक्ति, वो अभी कॉमेडी शुरू नहीं किया, वो आया ही है अभी सीन के अंदर, फ्रेम के अंदर आपको हंसी आ जाती थी। नीरज कुमार कुछ इसी किस्म के प्रवक्ता हैं। जैसे ही वो बैठते हैं, जब भी आप देखिएगा टीवी पे जब कोई डिबेट चल रहा होगा और 4-5 प्रवक्ता वहां बैठे होंगे, और वैसे में आपको दिखाई देगा कि भाई एक जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार भी हैं, अब तो हंसी छूट जाएगी, आपको मजा आ जाएगा कि वाह वाह वो स्वीट आदमी बैठा हुआ है। बहुत फनी आदमी है, अपनी बेतुकी बात के लिए जाने जाते हैं और कमाल का डिबेट करते हैं। एकदम आप उनके डिबेट को आप जाके सुनिएगा तो कोई मतलब नहीं निकल रहा होगा उस बात का, बिना मतलब के बात के भी वो 2 घंटे बात कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति नीरज कुमार जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग करना चाहते हैं, जो एंटरटेनमेंट के लिए हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और इस वक्त सारा बिहार को छोड़ के वो प्रशांत किशोर के पीछे ही पड़े हुए हैं। उनको लग रहा है कि भाई भाई भाई, अगर जेडीयू कोई समाप्त करेगा तो वो जनसुराज ही है। और जेडीयू, क्योंकि जेडीयू के आप देखिएगा कि जितने भी जो आला अधिकारी पदाधिकारी थे वो जनसुराज में पहले ही ज्वाइन कर लिए हैं, ये कह के कि हमको कोई पद मत दीजिए, हमको कुछ मत दीजिए, हमको बस जेडीयू से छुटकारा पाना था, यहाँ से निकल के हम आ गए। तो आपके दर्शकों को भी और आने वाले एपिसोड्स में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हर बात पे हम लोग खुल के बात करें और कोशिश करें कि हम लोग अपने आंसर को शॉर्ट ना रखते हुए जिस तरीके से हमारे मन में ख्याल आ रहा है वैसे बात करें, और आपके जो सवाल अगली बार से कमेंट में आए उस पे हम लोग जरूर बैठें, और अगला एपिसोड जो हम लोग करेंगे वो आपके कमेंट के जवाब पे ही करेंगे। अगर कोई कमेंट हमारे वीडियो पे नहीं आएगा तो हम लोग इसी तरीके की बकवास करेंगे जब तक आप लोग 1-2 कमेंट ना कर लें। तो कोशिश करिएगा कि वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई सवाल पूछना हो या हमको कोई सुझाव देना हो वो जरूर दीजिएगा, सवाल जरूर पूछिएगा। अगली बार जब हम बैठेंगे तो कोशिश करेंगे कि आपके सवालों पर ही आपके हम लोग जवाब देने की कोशिश करें। और जनस्वास्थ्य से कोई भी जानकारी, जनस्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी, क्यूरियोसिटी होगी, अगर हम उस विधा में पारंगत नहीं होंगे, अगर हमारे पास उसकी नॉलेज नहीं होगी, हम अपने किसी और साथी को बिठा के आपको जवाब दिलवाएंगे, जो भी उस फील्ड को समझते होंगे, जो उस चीज में पारंगत होंगे, उनको हम अपने बगल की कुर्सी बिठाएंगे, उनसे जवाब दिलवाएंगे। लेकिन हमारा आपका सिलसिला जनसुराज का, बिहार के बदलाव का, ये नहीं रुकना चाहिए। जब तक बिहार बदल नहीं जाता है हम लोग में से कोई चैन से नहीं बैठेगा। चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी हो, चाहे हम जीत के सरकार में चले आए या एकदम फिसड्डी होकर 0 पे चले जाएं, सपना वही है
कि बिहार सुधरना चाहिए और बिहार में तरक्की होनी चाहिए, और हम किसी भी राज्य में खड़े होकर जब बिहार की तरफ देखें तो सबसे पहले हमारे मन में आए कि वो भी लोग थे बिहार में जिन्होंने कहा था बिहार नहीं बदल सकता है, यहाँ बहुत जाति है, और हम वो बिहार बदलने लग गए हैं। बिहार में इंडस्ट्री खुलने लग गई है, बिहार में लोग शिक्षा लेने लग गए हैं, और बिहार में लोग राजनीति में भी अपने संख्या के आधार पर आने लग गए हैं। वो बिहार हम लोग देखना चाहते हैं पीछे जाके, इसलिए हम लोग लगातार जुड़े रहेंगे। बाकी शिवम भाई आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो। बिहार बदलाव यात्रा भी होने वाली है, तो ये यात्रा बाकी यात्राओं से किस प्रकार भिन्न है और उसकी क्या खास बात है? बिहार बदलाव यात्रा की खास बात यही है कि अब तक बिहार के बदलाव के लिए कोई यात्रा की ही नहीं गई है। जब ये पद यात्रा के रूप में थी तो उसके उद्देश्य कुछ अलग थे। जब ये बाइक यात्रा जो हमारी थी, इसको युवा संघर्ष यात्रा हम लोगों ने नाम दिया था, वो उसके उद्देश्य कुछ अलग थे। और इसी तरह से जब बिहार बदलाव यात्रा होगी तो उसका उद्देश्य भी अलग होगा। लेकिन एक जो इसके कोर में, जो तीनों के कोर में था बात, जो बात थी वो एक ही बात थी कि बिहार का बदलाव होना चाहिए। बिहार फिर से अपने गौरव की दिनों में लौटे, जहां पे इसको देवों की भूमि कही जाती थी, जहां पे इसको ज्ञान की भूमि कही जाती थी, जहां पे लोग शिक्षा ग्रहण करने दुनिया भर के लोग बिहार में आया करते थे, वो गौरवशाली बिहार फिर से वापस आए। ये किसी भी यात्रा के कोर में है जो जनसुराज ने अब तक की है या आगे करने के लिए संकल्पित है। जब हम लोगों ने पदयात्रा किया तो उनके उद्देश्यों में था बिहार के सही लोगों को जोड़कर एक लोकतांत्रिक मंच तैयार करना और उनको कहना कि एक लोकतांत्रिक तहत, एक संविधान के तहत आप लोग अपनी पार्टी को चलाइए। दूसरा, वहां एक सरकार बनने से पहले सारे बिहार के 8500 पंचायत का योजना बना के रखिए, जमीन पर जाइए, लोगों से बात करिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, उनकी समस्याओं के आधार पर योजना बनवाइए और उस योजना को पूरा करने से पहले लोगों से फिर से जांच करवाइए कि कोई योजना आपकी बात, कोई बात रह तो नहीं गई है। अगर कोई बात रह गई है तो उसको भी जुड़वा लीजिए, क्योंकि एक बार सरकार अपने काम में लग गई तो वो उसको चौथे नंबर की गियर से हम लोग शुरू करेंगे, फुल स्पीड से वो काम शुरू होगा। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में जब जनसुराज की सरकार हो तो हम लोग 6 महीने तक इसी बारे में चर्चा करें कि और क्या क्या होना चाहिए। हमको पहले से ये पता होना चाहिए कि हमको क्या करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, और इसमें सिर्फ लोगों की राय नहीं होनी चाहिए। लोगों से राय लेने के बाद जो भी, जैसे लोगों की राय पर्यावरण को लेके है, लोगों की राय शिक्षा को लेके है, लोगों की राय नदियों के कटाव को लेके है, लोगों की राय बाढ़ को लेके है, या लोगों की राय सुखाड़ को लेके, बगाए इसका डेटा चेंज होता रहता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे अलग अलग गांव में, अलग अलग जगहों पे जनसुराज किसी भी तरीके से पहुंच रही है, तो उनसे ये कोशिश कर रही है कि वो जाना जाए कि इनकी इंस्टेंट तकलीफ क्या है जो 2 दिन में ठीक कर देनी चाहिए और इनका जीवन थोड़ा सरल हो जाएगा। कुछ वो चीज जनसुराज अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि लंबे समय तक, भले उसमें थोड़ा समय लग जाए, लेकिन क्या ऐसा कर दिया जाए कि बिहार गरीबी से कम बाहर आ जाए और बिहार के लोग जो बाहर पलायन करके गए हैं वो वापस आ जाए। तो उस पदयात्रा का लक्ष्य जो था वो ये था कि सबसे पहले तो समाज के सही लोगों को जोड़कर एक लोकतांत्रिक मंच तैयार किया जाए, यानी एक दल बनाया जाए, और फिर सारे योजनाओं को सामूहिक करके, यानी कि हम एक योजना सिर्फ बिहार का ना बने, बिहार के 8500 पंचायतों का अलग अलग योजना बने और उसको जारी किया जाए। उसके लिए गांव पे जाया जाए, लोगों से जमीन पे जुड़ा जाए और लोगों से इस बात को डायरेक्ट जो है लोगों के मुंह से ही सुना जाए। ये दोनों योजना थी, तो वो पदयात्रा का उद्देश्य अपना चल रहा था। युवा संघर्ष यात्रा इसलिए चली थी क्योंकि सबको मालूम है कि प्रशांत जी को इसी साल के जनवरी में वहां गांधी मैदान से उनको उठा लिया गया था, और वो तब प्रशांत जी हमेशा कहते आए हैं कि उनका आंदोलन में कोई बहुत विश्वास नहीं है, लेकिन छात्रों पर जब लाठीचार्ज हुई तो उससे प्रशांत जी ने परेशान होकर, और उन्होंने लगा कि अगर इस वक्त मैं बिहार के लोगों के साथ खड़ा नहीं रहूंगा तो फिर कब खड़ा रहूंगा। भले जनसुराज की कई आने वाले प्रोग्राम को स्थगित करना पड़ा था उसके लिए। उस समय हम लोग, आपको भी याद होगा कितनी बड़ा प्रोग्राम था वो, जब ये बिहार बदलाव यात्रा है ये उस वक्त ही होने वाली थी, और उन सब को स्थगित करके हम लोगों ने उस प्रशांत जी के अनशन में पूरे बिहार ने साथ दिया। तो वो जो बात जो प्रशांत किशोर ने पटना में इतने दिनों तक अनशन पे बैठे रहे थे और युवाओं की आवाज बने थे, हम चाहते थे कि युवाओं पर लाठीचार्ज हो रही है, जो लगातार युवाओं के संभावनाओं को खत्म किया जा रहा है,
तो जो भी युवा अपनी बात कहने जाता है, पुलिस उस पे पानी का फवारा करने लग जाती है, उसको पीटने लग जाती है, जेल में डालने लग जाती है। इसी के खिलाफ जो प्रशांत जी अनशन किया था, वो बात हम लोग गांव गांव तक पहुंचाएं। इसके लिए जन स्वराज के ही जो युवा अध्यक्ष थे आनंद मिश्रा जी, उनके साथ हम लोग गए और गांव गांव में जाकर इस बात को पहुंचाने की कोशिश की, युवाओं से जुड़ने की कोशिश की कि आपके ही लिए आपके भैया प्रशांत भैया वहां पटना में बैठे हैं, आप ही के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया है, आपको एक बार बिहार के बदलाव में साथ आना होगा। अपने रोजगार के लिए, जिस रोजगार के लिए आप जाते हैं और पटना में कहीं पे भी मुख्यमंत्री से बात करने के लिए पहुंचते हैं तो आप पे लाठियां बरसाई जाती हैं। एक बार सब लोग पूरा बिहार मिलकर उस व्यवस्था को बनाया जाए जहां पे रोजगार बहुत छोटी बात हो जाए। रोजगार सिर्फ लेना आपका मकसद नहीं रहे, बल्कि आप अपने रोजगार के साथ साथ 10 लोगों को रोजगार दें भी, वो प्रक्रिया बनाने की तरफ आगे बढ़ा जाए, वैसा बिहार बनाया जाए। तो इसलिए हम लोग वो युवा संघर्ष यात्रा किए। और फिर जो तीसरी यात्रा जो है, जो बिहार बदलाव यात्रा है, वो यात्रा तब हो रही है जब जनसुराज एक दल में ही परिवर्तित हो चुका है, जनसुराज एक पार्टी बन चुकी है। और जनसुराज के में जो पहले से बात हमारा प्रस्तावित था कि बिहार में बदलाव के लिए जनसुराज संकल्पित है कि बिहार किसी भी तरीके से 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाए। इन 10 सालों में एक एक पायदान चढ़ते 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 हम किसी तरीके से टॉप 10 में राज्यों में आ जाएं। तो वो प्रोग्राम करने के लिए जो जनसुराज अपनी बात कहना चाहता है लोगों को कि हम आएंगे तो क्या करेंगे, वो बात भी करने जा रहे हैं हम। और एक आखिरी बार उन लोगों से भी जाके परिचय कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर से मिलने के बाद हुआ हो या प्रशांत किशोर से बिना मिले, जो 1 करोड़ 10 लाख लोग जो जनसुराज से जुड़े हैं, ये उनसे भी जुड़ने का कार्यक्रम है कि उन लोगों से, क्योंकि हर कोई जो है वो जनसुराज प्रशांत किशोर कहता है कि आप कभी मधुबनी आ जाइए, कोई कहता है दरभंगा आ जाइए, कोई कहता है आरा में नहीं आए अभी तक, आप आरा आ जाइए, कोई कहता है जमुई आ जाइए, बांका आ जाइए। अब एक प्रशांत किशोर कहाँ कहाँ जाए, तो एक यात्रा के तौर पर प्रशांत किशोर ही नहीं, प्रशांत किशोर के साथ हजारों साथी एक साथ मिलकर इस यात्रा में रहेंगे। और बिहार बदलाव यात्रा में हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक हम कवर करें, लेकिन कम से कम ये तो कोशिश जरूर रहेगी कि जो भी 243 विधानसभा में चुनाव है और हर विधानसभा में जनसुराज चुनाव लड़ने वाली है, तो ये मान के चलिए कि हर विधानसभा में ये बिहार बदलाव यात्रा होगी। हम लोग एक एक विधानसभा में जाएंगे और सिर्फ विधानसभा में ही नहीं जाएंगे, उसके आसपास के भी गांव में, आसपास के भी ब्लॉक्स में हमारी कोशिश रहेगी कि हम घर घर अपनी बात पहुंचाएं। और बिहार के बदलाव में जो भी लोग यकीन करते हैं उनको बोलें कि अब ये वक्त आ गया है जब आप सिर्फ चुप रह के समर्थन ना करें, आपका वक्त आ गया है कि आप आगे आके पूरे बिहार के हर पार्टी, हर दल को ये इस बात के लिए मजबूर करें कि जैसे आज एक प्रशांत किशोर ने शिक्षा और रोजगार की आवाज उठाई और पूरा बिहार का दल उस बात को करने लग गया, वैसे ही जैसे ही बिहार बदलाव यात्रा के दौरान आप देखेंगे कि गांव गांव में जब लोग बाहर निकल के बिहार के बदलाव की बात करने लग जाएंगे, जब अपने शिक्षा रोजगार की बात करने लग जाएंगे, तो ये सिर्फ दल ही नहीं, इस दल को वोट देने वाले लोग भी आपको दिखाई पड़ेगा कि कैसे जनसुराज के साथ खड़े हो जाएंगे और जनसुराज के एक एक बात को लेकर संकल्पित हो जाएंगे। और इस बार बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हम अपनी बात कहें और वहां से निकल जाएं, बिहार के लोगों को उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। हर एक व्यक्ति को 4-5 लोगों की जिम्मेदारी लेनी होगी, हर एक व्यक्ति को 4-5 वोट जनसुराज को दिलवाना होगा, ताकि जब इसकी कहानी लिखी जा रही हो, जब बिहार के बदलाव की कहानी लिखी जा रही हो, तो ये ना लिखा जाए कि कोई नेता आया था जिसकी वजह से पूरा बिहार बदल गया, बल्कि ये कहा जाएगा कि एक प्रशांत किशोर कोई आया था, एक प्रशांत किशोर कोई गांधी बनकर आया था और पूरा बिहार उसके साथ खड़ा हो गया, जिसकी वजह से बदलाव हुआ। ताकि एक बिहार वो एग्जाम्पल दे, जिसके बाद आसाम भी बदले, जिसके बाद राजस्थान भी बदले और पूरा देश उस मॉडल को देखे कि बिहार में अगर इतना बड़ा कुछ हो सकता है, हम तो पहले समृद्ध, हम भी कुछ कर सकते हैं। बिहार, एक बार आप बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करवाने के लिए बिहार बदलाव यात्रा के साथी बनिए। और आपके ही माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस यात्रा के दौरान जो लोग भी इस बिहार बदलाव यात्रा में शामिल होना चाहता है, एक नंबर भी इसमें डाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम भी यात्रा करें, चाहे 2 दिन की यात्रा हो, चाहे 5 दिन की यात्रा, 10 दिन की यात्रा। जो यात्रा में शामिल नहीं हो पाया, जो युवा संघर्ष यात्रा में शामिल नहीं हो पाया, वो भी अब चाहता है कि हम भी यात्रा करें। तो वो आप एक नंबर अपना डाल दीजिएगा ताकि लोग उस पर कॉल करें और लोग ज्यादा से ज्यादा लोग बिहार की बदलाव यात्रा में जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बने रहिए बिहार की दुनिया के साथ। धन्यवाद।